नमस्ते। कभी आपने सरकारी दस्तावेज पढ़े हैं या संसद की बहस सुनी है? अक्सर ऐसा लगता है ना कि वो एक अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं, इतने भारी भरकम और मुश्किल शब्द। तो आज हम शासन की इसी भाषा को पकड़ेंगे, इसके रहस्य को थोड़ा खोलेंगे और इसे सबके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये भाषा इतनी मुश्किल लगती क्यों है? देखिए, ये जो शब्दावली है, ये एक दीवार जैसी लग सकती है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि हमारा देश चलता कैसे है, कानून कैसे बनते हैं और नीतियां लागू कैसे होती हैं। तो चलिए इसे एक-एक करके समझते हैं। चलिए, अपनी बात की शुरुआत करते हैं संसद के गलियारों से। ये वही जगह हैं जहां देश के बड़े-बड़े कानून बनते हैं, उन पे जोरदार बहस होती है और यहाँ इस्तेमाल होने वाले हर एक शब्द का नए खास मतलब और वजन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक नियम की, जिसे कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि संसद की कोई भी बैठक शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का वहां मौजूद होना जरूरी है। अगर उतने सदस्य नहीं हैं, मतलब गणपूर्ति नहीं हुई, तो अध्यक्ष को बैठक रोकनी पड़ती है। अगला जरूरी शब्द है मोशन, यानी प्रस्ताव। समझिए कि संसद की ज्यादातर कार्यवाही की शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए या सदन का कोई फैसला लेने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करता है और फिर उसी प्रस्ताव पर बहस होती है और वोटिंग होती है। अच्छा, अब तीन ऐसे शब्दों को देखते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। पहला है अजर्नमेंट, यानी स्थगन। इसका मतलब है बैठक में एक छोटा सा ब्रेक, कुछ घंटों या दिनों का। दूसरा है प्रोरोगेशन, यानी सत्रावसान। इसका मतलब है पूरे संसदीय सत्र का अंत, जिसे राष्ट्रपति करते हैं। और तीसरा है डिसोल्यूशन, यानी विघटन। इसका मतलब है लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया है और अब देश में नए चुनाव होंगे। तो ये तीनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और हाँ, ये जो प्रस्ताव होते हैं ना, ये भी कई तरह के होते हैं और हर एक का मकसद अलग होता है। जैसे सरकार के खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, सरकार की किसी नीति की आलोचना के लिए होता है निंदा प्रस्ताव, बजट में किसी मांग को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव और किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए होता है ध्यानाकर्षण सूचना। ये सब लोकतंत्र के बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। चलिए, अब संसद से बाहर निकलते हैं और प्रशासन की दुनिया में चलते हैं। मतलब उस सरकारी मशीनरी की भाषा को समझते हैं जो संसद में बने कानूनों को असल में जमीन पर लागू करती है। यहाँ एक बहुत ही आम लेकिन महत्वपूर्ण शब्द है, कैडर, यानी संवर्ग। इसे आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारियों को अलग अलग कैडर में बांटा जाता है, जो अक्सर कोई राज्य होता है। और यही कैडर उनकी पोस्टिंग और करियर का रास्ता तय करता है। किसी भी सरकारी मंत्रालय के अंदर काम करने का एक तय ढांचा होता है, एक पदानुक्रम। सबसे ऊपर होते हैं सचिव, जो उस मंत्रालय के प्रशासनिक मुखिया होते हैं। उनके नीचे अपर सचिव, फिर संयुक्त सचिव और उप सचिव आते हैं। कोई भी फाइल या फैसला इसी सीढ़ी से होकर ऊपर नीचे जाता है। सरकारी कामकाज में भी हर एक्शन के लिए खास शब्द हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट या खर्च के लिए आधिकारिक हाँ को सैंक्शन या मंजूरी कहते हैं। जब कोई अधिकारी कुछ समय के लिए अपने विभाग से दूसरे विभाग में काम करने जाता है तो उसे डेप्यूटेशन या प्रतिनियुक्ति कहा जाता है। नौकरी का प्रोबेशन पीरियड खत्म होने पर जब नौकरी पक्की होती है तो उसे कहते हैं कन्फर्मेशन या स्थायीकरण, और नौकरी से निकाले जाने को डिसमिसल या पदच्युति कहते हैं। अच्छा, अगर शासन को समझना है तो देश के पैसे रुपए यानी वित्त और बजट की भाषा को समझना तो बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इस पर भी एक नजर डालते हैं। आपने फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा के बारे में बहुत सुना होगा। ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता है तो ये घाटा उधार लेकर पूरा किया जाता है और इससे पता चलता है कि सरकार की आर्थिक सेहत कैसी है। अब आते हैं मनी बिल यानी धन विधेयक और फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक पर। इन दोनों में एक बहुत बड़ा संवैधानिक फर्क है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ टैक्स, उधार या सरकारी खजाने से पैसे निकालने जैसे मामलों से जुड़ा होता है और इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। जबकि फाइनेंस बिल का दायरा थोड़ा बड़ा होता है और उस पर राज्यसभा भी अपने सुझाव दे सकती है। फाइनेंस की दुनिया में कुछ और शब्द हैं जो आपस में जुड़े हैं,
जैसे सरकार को अपने खजाने से कोई भी पैसा निकालने के लिए संसद से विनियोजन विधेयक पास करवाना पड़ता है। ये विधेयक मंत्रालयों की अनुदान मांग पर आधारित होता है और इन सारे सरकारी खर्चों पर पैनी नजर रखने का काम करते हैं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कैग कहते हैं। वो सरकार के सारे खातों की जांच करते हैं। तो हमने संसद, प्रशासन और वित्त से जुड़ी कुछ जरूरी शब्दावली को समझा, पर अब इन सबको एक बड़े सवाल से जोड़ते हैं कि इन शब्दों का हमारे लोकतंत्र और हमारी भागीदारी से आखिर रिश्ता क्या है। देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक ही है। एक अच्छे और मजबूत लोकतंत्र में शासन की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको समझ आए, जो सुलभ हो। क्योंकि जब भाषा मुश्किल होती है तो वो पारदर्शिता के रास्ते में एक दीवार बन जाती है और आम नागरिकों को पूरी प्रक्रिया से ही दूर कर देती है। बात बिल्कुल सीधी है। जब हम इन शब्दों का मतलब समझेंगे तभी तो हम सरकारी नीतियों को ठीक से समझ पाएंगे, बहसों में शामिल हो पाएंगे और अपने चुने हुए नेताओं से सही सवाल पूछकर उन्हें जवाबदेह बना पाएंगे। भाषा की यही समझ असल में नागरिक शक्ति की बुनियाद है। तो अंत में ये सवाल आपके लिए है, सोचने के लिए। क्या वाकई इस शब्दावली को समझने से नागरिक ज्यादा सशक्त होते हैं? भाषा, ज्ञान और एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका, इन सब के बीच क्या रिश्ता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।